मेरी बाजी को लोग तवाइफ समझते थे। खानदान के लोग कहते थे कि मेरी बाजी बद किरदार है, जबकि मुझे अपनी बहन बेकसूर लगती थी। जब मैं जवान हुई तो मुझे अपनी बहन के घर जाने नहीं दिया जाता था। हम 2 बहनें थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 13 साल बड़ी थी। मैं बाजी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद मेरे माँ बाप बाजी से इतनी नफरत करते थे कि बाजी से मिलने ना देते थे। एक रात मैं चुपके से इनके घर चली गई। बाजी ने मुझे खीर बनाकर खिलाई तो मैं बेहोश हो गई और आधी रात को कुछ मर। मेरी बाजी का नाम कौसर था। वो हर वक्त हिजाब करके रहती थी। अगर बाजी खानदान की किसी महफिल में चली जाती तो सारे खानदान वाले मुंह छुपा छुपा कर एक दूसरे से बातें करने लगते थे। हर महफिल में इनके खिलाफ बातें होती थी। कोई भी दिल से इनकी इज्जत नहीं करता था। अगर किसी की फौतगी हो जाती तो सबसे पहले वहां पर मौजूदा होती थी। इसलिए मुझे मेरी बाजी बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। इनकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके साथ मेरी काफी दोस्ती भी थी, इसलिए मुझे तो इनका घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मगर मेरी अम्मी मुझे जाने से रोकती थी। जब मैंने FA किया तो मेरी माँ पूरे खानदान में मिठाई बांटने के लिए डब्बे तैयार करवा रही थी और मेरे बाबा इन पर नाम लिख रहे थे, लेकिन वो लोग मेरी बाजी के नाम लिखना भी भूल गए थे। मैंने कहा कि बाजी के घर मिठाई नहीं भेजेंगे, वो तो इसी मोहल्ले में ही रहती है। इनके घर तो हमें खुद मिठाई लेकर जाना चाहिए। अम्मा ने कहा इसका तो मैं भूल ही गई थी, चलो लिख देती हूँ। अब जब सबको ही मिठाई भेज रही हूँ तो फिर इसको भी भेज देंगे। मेरी माँ के लहजे में बड़ी ही बेसारी थी और मेरे बाबा भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लोग इनके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। मैंने एक डब्बा उठाया और मैंने कहा कि मैं खुद ही बाजी को दे आती हूँ। इन्होंने कहा कि तुझे जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊंगी और जिद करने लगी और मेरी जिद के आगे मेरी अम्मा अब्बा दोनों चुप हो गए। जब मैं बाजी के घर गई तो वो मुझे हमेशा प्यार से ही बुलाती थी, कहती थी मेरी शहजादी ईमान आ गई, लेकिन ये क्या बेटा, इतना छोटा सा दुपट्टा लेकर आई हो। मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही आ गई हूँ। इन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, तुम लंबी सी चादर ओढ़ कर आया करो। अब तुम जवान हो गई हो, बेशक एक गली से दूसरी गली में ही जाना क्यों ना हो, किसी मर्द की नजर में पड़ जाए तो अच्छा नहीं होता। मुझे इनकी ये बात समझाना बहुत अच्छा लगता था। मैं इनको बताने लगी कि मैंने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे बाबा का फोन आ गया। मेरी बाजी ने कहा कि ईमान मेरे साथ बैठी है। बाबा की आवाज फोन से बाहर आ रही थी। वो बस एक ही बात कर रहे थे, इसको वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मैंने अभी नहीं जाना। मैंने इनको इशारे से कहा था। बाजी ने बाबा को कहा कि बेचारी को चाय तो पीने दो, लेकिन मेरे बाबा बार बार कह रहे थे चाय बाद में पी लेगी, इसको जल्दी भेज दो। मैं तो हैरान थी कि मेरे बाबा मुझे इस घर में 5 मिनट भी नहीं छोड़ते थे। खैर मेरी बाजी ने चाय बनवा ली और मुझे पास होने की खुशी में 5,000 रुपए दे दिए। जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मा और बाबा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने पैसों का बताया तो मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से वो 5,000 छीन लिए और कहा कि कोई जरूरत नहीं, इन पैसों से घर में कोई चीज लाने की, पैसे वहीं पर खड़े खड़े नुकरानी को दे दिए। मुझे पूरे खानदान में से किसी ने भी इतने पैसे नहीं दिए थे और आप लोगों ने मेरे पैसे नुकरानी को दे दिए। मेरे बाबा ने मेरी हथेली पर 2,000 रख दिए और कहा कि इनसे शॉपिंग कर लेना। अब कहाँ 5,000 और कहाँ 2,000। मैं तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। मुझे इनको बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैंने इसलिए बताया था कि इनके दिल में बाजी के लिए थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ भी वहां से चली गई और बाबा काम पर चले गए। मेरे बाबा ने कहा कि इसको बार बार कौसर के घर नहीं जाने दिया करो। मैंने अपनी अम्मी से पूछा ये क्या बात हुई, आप ऐसा क्यों करते हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम खुद नहीं सोच सकती कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। मैंने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, इनकी पेंशन आती है और फिर इनकी मार्केट में अपनी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा बनता है, वो भी तो बाजी के पास ही आता है। अगर इन्होंने 5,000 रुपए दे दिए तो आप इसका क्या मतलब निकाल रही हैं। मेरी अम्मी का कहना था ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना, अपने घर में आराम से बैठो। अगले दिन अम्मी घर पर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी। जब मेरे घर में बाजी आई और मुझे एक शॉपर पकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ले की खातून को उम्रा करने के लिए भेजा था और वहां से तुम्हारे लिए खजूरें और चाय नमाज ले आई हैं। मैं तो बहुत खुश हुई और अब तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये चीजें अम्मी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने वो चीजें छुपा दी। बाजी बैठी ही थी कि मेरी अम्मी आ गई। इन्होंने ठीक से सलाम भी नहीं किया और पूछा कि कैसा आना हुआ।
हुआ तब मैंने इनको इशारा किया कि आप नहीं बताएंगी। मेरी बाची ने कहा कि बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। रात होते ही अम्मी ने फिर से अदालत लगा दी, मुझसे पूछा कि वो क्यों आई थी और मेरे बाबा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। बल आखिर मैंने इनको वो चीजें दिखा दी जो बाची मुझे दे गई थी और कहा कि मुझे लगा कि आप लोग ये चीजें भी किसी को दे देंगी। मेरी अम्मी ने कहा कि देखा अब ये इसकी वजह से हमसे झूठ बोलने लगी है, कल को धोखा देगी और परसों घर से अचानक मेरी अम्मी की जबान रुक गई थी। वो यही कहना चाहती थी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। ऐसे भी क्या बात हो गई। खैर मेरे बाबा ने मुझे कहा कि ये चीजें तुम रख लो, लेकिन अगर आइंदा इस तरह तुमने झूठ बोला हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाची की बेटी की मंगनी तय हो गई थी और मंगनी वाले दिन हम लोग वहाँ पर गए थे। मैंने तो अपनी कजिन से कहा कि मैं रात को यहीं पर रुकना चाहती हूँ। इसने कहा कि हाँ ठीक है। इसकी कुछ और रिश्तेदार भी आई हुई थी जो इसके बाबा के घर से थी। इन्होंने कहा कि हम लोग सारे मिलकर खूब हंसी मजाक करेंगे। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं आज रात को यहाँ पर रह जाऊं तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। बाबा से कहा कि कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा था कि 2-3 घंटे बाद आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें कहा है उतना ही किया करो। मैं तो इनकी नफरत से तंग आ गई थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए तो बाची एक दिन फिर से हमारे घर आई। वो मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी। मेरी अम्मी ने कहा ये किस खुशी में दे रही हो? तो बाची कहने लगी मैं बाजार गई थी, अपनी बेटी के लिए भी सूट लिया तो ईमान के लिए भी ले लिया। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बाची का कहना था कि बेटियों के लिए तो इंसान को अपने आप को बेचकर भी कुछ लेना पड़े तो इंसान जरूर ले लेता है। मेरी माँ ने इस बात पर कहा हाँ खुद को बेचकर तो लोग वाकई बहुत कुछ ले लेते हैं। एकदम बाची के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ गई थी क्योंकि अम्मी ने निहायत ही तंजिया बात की थी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मी ने मेरी बाची को इतना बड़ा ताना क्यों दिया था। इस बात पर बाची ने कोई जवाब ना दिया और कहा ईमान अब मैं चलती हूँ, तुम ये सूट सिलवा लेना। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों की दावत रखी है। इस दिन मैं तुम लोगों को भी दावत पर बुलाऊंगी, तुम भी आ जाना। ईमान तुम यही सूट पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होकर आना। मेरी माँ ने कहा ये क्यों अच्छे से तैयार होकर आएगी, तुम अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करना। मेरी माँ को मेरी बाची की हर बात से मसला होता था। मेरी बाची की आंखों में बिला आखिर आंसू ही आ गए और मैं खुद भी हैरान रह गई कि वो आंसू छिपाते हुए वहां से चली गई। जब कोई रोता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर दें तो ये अलग बात है, लेकिन मुझे फौरन ये पता चल गया था कि वो इस घर से रोकर ही निकली थी। और अजीब बात ये थी कि जितनी नफरत मेरी माँ को मेरी बाची से थी वो तो नाजायज थी, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि मेरे मामा बाबा को भी मेरी बाची से नफरत थी कि वो इनकी बड़ी बेटी थी। रात को फिर अम्मी और बाबा आपस में कोई बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने बाची को कॉल मिला दी। मेरे बाबा इनको कह रहे थे कि देखो कौसर तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना करो। वो बहुत मासूम है, तुम्हारी असलियत नहीं जानती और तुमसे मोहब्बत करती है। कल को इसका दिल टूट गया तो क्या सोचेगी। बाबा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे? मेरी बाची आखिर मेरे साथ क्या कर रही थी? मेरे बाबा ने मजीद कहा कि आंदा तुम खुद ही इससे दूर रहना। अभी इसको सारी कहानी का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पूरी बात का पता है। वो हमें तंग करती है। मुझे इसका तुम्हारे घर आना, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। मुझे शायद किसी और से पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बात कौन बता सकता था। मेरी एक कजन थी जो बाची के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरी कजन और बाची की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी ये कजन भी अब मेरी बाची से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी। लेकिन इनके पहले आपस में बहुत दोस्ती थी। अब मेरी कजन ही मुझे बता सकती थी कि मेरी बाची को सारे खानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता था। एक रोज मैं इनके घर चली गई और इनसे सारी बात पूछने लगी तो बाची के बारे में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं अगले ही दिन बाची के घर चली गई, जबकि मेरे बाबा ने मुझे मना किया था। जिस दिन से मेरे बाबा ने इनको फोन पर मना किया था वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रही थी। मेरे साथ इन्होंने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे। जब मैं इनके घर में दाखिल हुई, शाम का वक्त था। मेरे बाबा मुझे शाम को जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने बाबा के साथ जिद लगाई थी। मैंने बाची को कहा क्या मेरे आने से खुश नहीं है? इन्होंने कहा कि बाबा ने मना किया था। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। इन्होंने कहा कि बेटियां बाप के साथ जिद नहीं लगाती। मैंने कहा कि नहीं, इस मौजू पर तो मैं जरूर जिद लगाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी इनके घर में सुकून से बैठ गई। मेरी कजन भी हैरान हो रही थी। मेरी बाची ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। इन्होंने कहा कि खीर खा लो फिर चले जाना।
मुनामे ने कहा कि खीर खाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। इन्होंने कहा, अच्छा बाबा, तुमसे जिद कौन लगाए, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। मेरे लिए खीर लेकर आई और जब मैंने खीर खाई थी न जाने क्यों मुझे अजीब सी नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन रात हुई तो घर में शोर मचा हुआ था। मेरे बाबा, मेरे चाचू, मेरे अंकल और खानदान के कुछ बड़े वहां पर मौजूद थे। इन्होंने शोर डाला हुआ था। कोई मेरी बाजी की बात का यकीन नहीं कर रहा था। बाहर पुलिस भी आई हुई थी जिसको मेरे बाबा बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैं काफी हैरान थी। मैं तो खीर खा के सुकून से सो गई थी। सब लोग मेरी बाजी पर इल्जाम लगा रहे थे। जब मैंने अपने बाबा की जबान से ये लफ्ज सुना कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया है क्योंकि तुम मेरी बेटी को किसी के हाथों बेच देना चाहती थी, मैं हैरान रह गई थी। कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल जब हम लोग वहाँ पर बैठे थे तो अचानक से घर में चोर घुस आए थे। वो लोग डाकू थे और घर से सोना और कीमती चीजें चोरी करना चाहते थे। बाजी ने मुझे और अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया और इन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीजें देकर इस घर से भेज दिया। इसलिए पुलिस भी आई थी। वो लोग भी पकड़े गए तो वो भी यही कहानी सुना रहे थे और बाजी भी यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन फिर भी कोई इनकी बात को नहीं मान रहा था क्योंकि मेरी बाजी की कहानी ही कुछ इस तरह की थी। जब वो बहुत ज्यादा कम उम्र थी तो मेरे दादा ने इनकी शादी करवा दी, लेकिन जिस आदमी से इनकी शादी हुई वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। इसका ताल्लुक ऐसे लोगों से था जो बुरे काम किया करते थे। मेरी बाजी शादी के बाद चुप चुप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई बात है जो किसी को बताना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी और उन्होंने 2 दफा अपना हमल भी जाया करवा दिया था। सब लोगों का कहना था कि ये माँ नहीं बन सकती, इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। लेकिन बाजी बार बार सबको यही कहती थी कि मैं अपनी औलाद को अपनी खुशी से जाया नहीं करवा रही, बल्कि मेरे साथ कोई मसला है वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब बाजी का शोहर एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया तब बाजी ने सबको हकीकत बताई कि इनका शोहर इनसे गलत काम करवाता था। इनके घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग आया करते थे, लेकिन दरअसल बात ये थी कि इनसे ये काम इनका अपना शोहर ही करवाता था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने बिजनेस पार्टनर को खुश रखने के लिए इस तरह के काम करवाया करता था और बाजी को इस्तेमाल करता था क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी और इनको किसी बात का पता नहीं था। लेकिन जब खानदान में एक बार बात निकल जाती है तो फिर वो आग की तरह फैल जाती है। सब लोगों का यही कहना था कि बाजी का शोहर मर गया है और बाजी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने मरे हुए शोहर पर इल्जाम लगा रही हैं, जबकि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती रही हैं। लेकिन मेरी कज़न ने मुझे बताया था कि वो बेकसूर है, मगर मेरे अब्बा के साथ साथ पूरे खानदान वाले बाजी को अच्छा नहीं समझते थे। सब इन्हें एक बुरी औरत कहते थे और वो जो हमल मेरी बाजी ने जाया करवा दिए थे वो इनके शोहर की औलाद नहीं थी, इसलिए इनको मजबूरी में ये सब कुछ करवाना पड़ता था। इनकी बेटी अस्मा इनके अपने शोहर की औलाद थी। मेरी बाजी ने तो इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया था। ऐसे इंसान से इनकी शादी हो गई थी जिसने खुद ही इनकी इज्जत को नीलाम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी हालत में वो क्या करती? जब इनकी शादी हुई तो वो सिर्फ 14 साल की थी। 14 साल की लड़की के दिमाग में कोई ऐसी बड़ी बात आ ही नहीं सकती। वो चुपचाप अपने शोहर के डराने से ये सारा जुल्म बर्दाश्त करती रही। इसके बाद जब इनका शोहर इस दुनिया से चला गया तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की और वो टीचर बनी। इन्होंने कई उम्रें और हज की और अपनी कमाई से जायदाद बनाई। वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग चुकी थी और इसलिए पूरा दिन उसकी इबादत में लगी रहती थी। वो बहुत से गरीब लोगों को उम्रा भी करवा चुकी थी। अल्लाह ताला तो माफ कर देता है लेकिन इंसान माफ नहीं करता। यही वजह थी कि सब लोग इनको बुरा समझा करते थे, गलत समझते थे और कहते थे कि ये अभी भी इसी तरह का कोई काम करती है और इनके घर में भी इस तरह के लोग आते हैं। तभी तो मेरी माँ ने मुझे इनके दिए हुए पैसे नहीं रखने दिए, मुझे इनके घर में जाने नहीं देती थी, रात को वहाँ पर रहने भी नहीं दिया करती थी। सारे खानदान इनको बुरा समझा करते थे, लेकिन अगर वो इतनी ही बुरी होती तो अल्लाह ताला इनको 3 से 4 दफा अपने घर देखने के लिए नहीं बुलाते। इनके घर में सब कुछ था और आज भी जब चोर डाकू इनका पैसा लूट कर ले गए तो वो फौरन ही पकड़े गए और इनकी सारी मेहनत की कमाई वापस आ गई थी। लेकिन ये बात अभी सारे खानदान समझने को तैयार नहीं था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मेरी बाजी ने जानबूझकर मुझे अपने घर बुलाया और जो लोग घर आए थे वो चोर डाकू नहीं थे बल्कि खरीदार थे। बाजी रो रही थी। इन्होंने तो मेरी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी निकाल कर रख दी थी और हमारी इज्जत बचाई थी और जो खीर में खाकर बेहोश हो गई थी इसके बारे में मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया था क्योंकि मुझे लो ब्लड प्रेशर का मसला पहले भी था। ये तो मेरे सारे खानदान को पता था लेकिन कोई भी इस बात को अभी भी समझने
समझने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने भी सारा कुछ वासे कर दिया, कह दिया कि डाकू तो आदि जुर्म मुजरिम है, आजकल इस मोहल्ले में आए हुए हैं, 2-3 घरों में इन्होंने चोरी भी की है। खैर पुलिस की इस गवाही के बाद तकरीबन खानदान वालों के मुंह बंद हो गए थे। मेरे माँ बाप मुझे लेकर अपने घर आ गए थे और मुझे कहा कि अब तुम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाओगी। मैंने आते वक्त आंसू बहाते हुए बाजी को देखा और सोच में पड़ गई कि क्या एक औरत का गुनाह कभी माफ नहीं किया जाता? क्या एक औरत अगर गुनाह कर दे तो इसके लिए मुआशरा ऐसी जिंदगी भर माफ नहीं करता? और यहाँ पर तो बाजी ने गुनाह भी नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया था, लेकिन यही इनके लिए गुनाह बन गया। वो इतनी खुददार थी कि जब इनका शोहर इस दुनिया से गया तो बाजी ने इनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लिया था। खानदान वाले चाहे जो भी कहें, मुझे यकीन है मेरी बाजी एक अच्छी इंसान है, तभी तो इनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। इनकी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे खानदान में हुई। इतने अच्छे खानदान में तो पूरे खानदान वालों में से किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई थी। कभी कभी बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि इसके हालात बुरे होते हैं। कुछ दिन ऐसी तरह गुजर गए। एक दिन मेरे बाबा अचानक से बहुत बीमार हो गए। बाबा की सारी जमा पूंजी इन पर लग गई, मगर इन्हें आराम ना आया। खानदान वालों ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। इस कड़े वक्त में बाजी ने हमारा साथ दिया। बाजी ने अबू का एक बड़े और महंगे अस्पताल से इलाज करवाया। 1 माह के इलाज के बाद अब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थे कि इन्होंने अपनी बेटी के साथ क्या किया, लेकिन बाजी ने इन्हें आज तक इस बात का भी ताना नहीं दिया। वो कहती हैं कोई बात नहीं, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा ही घर है जहाँ पर बाजी का आना जाना होता है और हम भी इनके घर आते जाते हैं, इनका ख्याल रखते हैं और बाकी के खानदान वाले अभी भी बातें करते हैं। मैं इनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि इनकी जिंदगी में मजीद कुछ बुरा ना हो और सब लोगों के दिल मेरी बाजी के लिए साफ हो जाए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।